हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है एरर एंड इट्स रेक्टिफिकेशन। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, जाकर के आप तुरंत वो पूरी वीडियो देख लीजिए। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एरर एंड इट्स रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। कि जैसे मान लीजिए कि एरर मतलब होता है गलतियाँ और रेक्टिफिकेशन मतलब होता है सुधार। तो ऐसी गलतियाँ जो हमने पिछली जो जितनी भी हमने लिखी हैं उनमें लेखा करते वक्त हमसे हुई हैं, वो हमारी एरर्स हो गई, और जब हम उन गलतियों का सुधार करेंगे तो वो हमारा क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन कहलाएगा। तो अब जो भी गलतियाँ हैं और उनका सुधार है, तो उन गलतियों का सुधार करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गलतियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो जब अगर हमें गलतियों का प्रकार पता चल जाएगा, उनकी स्थिति पता चल जाएगी, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी गलतियाँ किस किस तरह की हो सकती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी त्रुटियाँ होती हैं उनको अलग अलग वर्ग में बांट करके देखेंगे, जिससे कि हमें उनका सुधार करने में आसानी हो और उन त्रुटियों को समझने में भी आसानी हो। तो इसमें जो सबसे पहली हमारी त्रुटि होती है वो होती है छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी सौदा हुआ है तो आप उसका लेखा ही नहीं किए, तो इन्हें हम कहते हैं छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। अब इन अशुद्धियों में भी कुछ और प्रकार हो सकते हैं, इनके अंदर भी और कुछ प्रकार हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इनमें सबसे पहला जो है वो है पूर्णतया छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। यानी कि पूरी तरह से ही उनका लेखा नहीं हुआ। जैसे आपने किसी को माल बेचा लेकिन आपने माल बेचने की कोई एंट्री ही नहीं की, तो ये होगी पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। दूसरी अशुद्धियाँ हम क्या करते हैं, आंशिक रूप से छूट जाने वाली। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने कोई सौदा किया तो उस सौदे के एक रूप का लेखा तो किया लेकिन दूसरे रूप का लेखा नहीं किया, तो ये हमारी होगी आंशिक रूप से छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। तीसरा है कि मान लीजिए 1 वर्ष का जो लेखा है उसका लेखा आपने अगले वर्ष में कर, यानी कि उस वर्ष में ना करके आपने क्या किया, अगले वर्ष के लेखे में कर, तो 1 वर्ष का लेखा अगले वर्ष में होना, तो ये हमारी तीसरे टाइप की हो गई। चौथा जो है वो है कि तलपट में लिखने से छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, यानी कि तलपट में उनका लेखा नहीं हुआ है, तो तलपट में लिखने से छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। यानी कि आपने लेज़र जर्नल में भी जर्नल में भी एंट्री की है और लेज़र में भी पोस्टिंग की है, लेकिन आपने तलपट में उसे नहीं दिखाया है। फिर उसके बाद लास्ट इसमें जो है वो है जो हमारी प्रारंभिक बाकी होती है, ठीक है, जो बैलेंस सीडी होती है उसे हम आगे न ले जाएं, उसको हम आगे न लिखें, वो हमारे लिखने से छूट जाए, तो उससे ये भी हमारी छूट जाने वाली अशुद्धियों में आती है। तो ये सारी हमारी अशुद्धियाँ हो गई। ये 5 प्रकार की जो अशुद्धियाँ हमारी होती हैं, ये हमारी छूट जाने वाली अशुद्धियों के भीतर आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी अशुद्धि है वो है खतियानी की अशुद्धियाँ। खतियानी की यानी कि ऐसी अशुद्धियाँ जो कि हमारी लेज़र से संबंधित होती हैं, लेज़र पोस्टिंग से संबंधित होती हैं। इसके अंदर भी कुछ और प्रकार आते हैं, जिनमें कि पहला आप जो है वो देख सकते हैं, गलत खाते में खतियाना। गलत खाते में खतियाना यानी कि अगर मान लीजिए आपको परचेस में एंट्री करनी है, आपने सेल्स में एंट्री कर दी, तो हम ये क्या हो गया, गलत खाते में हमने एंट्री लिख दी है। दूसरा है कि एक खाते का गलत पक्ष में लेखा करना। एक खाते का गलत पक्ष में लेखा करना, जैसे कि मान लीजिए आपको राम को डेबिट करना है और आपने क्या किया, राम को क्रेडिट में लिख दिया, तो ये भी हमारी क्या हो गई, लेज़र पोस्टिंग से संबंधित अशुद्धि हो गई। तीसरा है कि जब हम लेज़र में राशि लिख रहे हैं, जो भी अमाउंट लिख रहे हैं उसे हम गलत लिख दें, तो यानी कि गलत राशि को लिखना। गलत राशि को लिखना, ये हमारी लेज़र से संबंधित एंट्री एक तरीके से हो गई। और लास्ट जो है वो है दोबारा खतियाना, यानी कि हमें अगर मान लीजिए परचेस को एक ही बार डेबिट करके दिखाना है और हमने परचेस को गलती से 2 बार डेबिट कर दिया, 2 बार उसकी पोस्टिंग कर दी, तो ये हो गया हमारा दोबारा खतियाने से संबंधित अशुद्धियाँ। तो ये 4 अशुद्धियाँ हैं वो जो कि आती हैं सेकेंड वाली अशुद्धियों में, यानी कि 2 बार खतियाने वाली अशुद्धियाँ। अब इसके बाद जो तीसरा है हमारा वो है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धि का मतलब हुआ कि ऐसी अशुद्धियाँ जो हमें हमारी जो लेखा करने के सिद्धांत है, जो भी नियम है, उनका सही से ज्ञान न होने के कारण होती हैं। यानी कि हमें सही से जर्नल में लेखा करने के जो भी नियम है, लेज़र में, ट्रायल बैलेंस में जो भी पोस्टिंग करने के नियम है, उन नियमों का अगर हमें सही से ज्ञान नहीं है, तो उस अज्ञानवश जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। उसके बाद जो हमारा चौथा है वो है सहायक पुस्तकों में अशुद्धियाँ। ये भी सिंपल सा है कि जो भी जर्नल की सहायक पुस्तकें होती हैं उनमें जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं, उनमें जब हम लोग लेखा कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई भी किसी भी तरीके की चाहे जैसी भी अशुद्धि हो, अगर जर्नल में की सहायक पुस्तकों में हुई है तो उसे हम कहते हैं सहायक पुस्तकों की अशुद्धियाँ। फिर इसके बाद 5वां है हमारा अंक गणितीय अशुद्धियाँ। अंक गणितीय
अशुद्धियाँ। अंकगणितीय अशुद्धियों का मतलब हुआ कि ऐसी अशुद्धियाँ जो कि राशि यानी कि अमाउंट से संबंधित होती हैं, यानी कि उनके जोड़ने में, घटाने में या फिर उनका लेखा करने में अगर हमारी राशि में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उसे बोलते हैं अंकगणितीय अशुद्धियाँ। जैसे 50 की जगह हमने 500 लिख दिया, 10 रुपये की जगह पे हमने 5 ही रुपये लिखे हैं, या फिर जो भी कम या ज़्यादा अमाउंट लिखा या फिर जोड़ने में हमारी गलती हो गई है, तो ये सारी हमारी अंकगणितीय अशुद्धियाँ आती हैं। लास्ट है अन्य अशुद्धियाँ। क्योंकि अशुद्धियाँ बहुत तरीके की होती हैं तो उन्हें मेनली हम लोग 5 भागों में तो बांट लेते हैं, उसके बाद भी कुछ बहुत तरीके की अशुद्धियाँ बची होती हैं जो कि बहुत छोटी-छोटी होती हैं, तो उन्हें वर्गीकृत करना यानी कि अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा ही उलझाने के बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग उन्हें अन्य अशुद्धियों में गिन देते हैं। वो हमारे क्वेश्चन में आगे आते जाएंगे तो हम आपको उन्हें समझाते जाएंगे। तो ये हमारी कुछ अशुद्धियाँ थी। इन अशुद्धियों को समझने के बाद इनका जो सुधार करना होता है वो बहुत ही काफ़ी आसान हो जाता है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जो भी एक तरीके से समझिए जो थ्योरी पोर्शन है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी थ्योरी पोर्शन है वो हम आपको समझाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है कि इससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब इसके बाद अगर इन सभी अशुद्धियों को हम सम अप करें यानी कि इनको आपस में जोड़ें तो हमारी अशुद्धियाँ मेनली 2 प्रकार की होती हैं। हमें जो अब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी अशुद्धियाँ अगर इन सभी को हम एक साथ मिला दें तो 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें कि पहला जो होता है हमारा वो होता है एक पक्षीय अशुद्धियाँ। एक पक्षीय अशुद्धियाँ यानी कि वन साइडेड एरर। इसमें का मतलब ये हुआ कि ऐसी अशुद्धियाँ जो कि किसी एक खाते को प्रभावित करती हों, ठीक है, किसी एक खाते को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ एक पक्षीय होती हैं। और जस्ट इसका अपोजिट आता है द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। तो द्विपक्षीय अशुद्धियाँ जो होती हैं ये कोई भी सौदा अगर मान लीजिए हुआ है तो उन सौदे के जो 2 पक्ष होते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि हर सौदे के 2 पक्ष होते हैं, तो उन दोनों पक्षों में अगर त्रुटि हो गई है लेखा करते टाइम, अगर उन दोनों पक्षों का गलत लेखा हो गया या फिर किसी भी तरीके से उनमें कोई त्रुटि हो गई है तो हमारी द्विपक्षीय अशुद्धियाँ कहलाती हैं। एक पक्षीय अशुद्धियाँ किसी एक खाते को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कोई सौदा हुआ है तो हर सौदे में 2 खाते प्रभावित होते हैं, तो एक खाते का लेखा तो सही से किया गया लेकिन जो दूसरा खाता है उसका गलत लेखा हो गया, तो वो हो गई एक पक्षीय अशुद्धियाँ। और द्विपक्षीय अशुद्धियाँ कोई भी सौदा हुआ है उनसे संबंधित जो 2 खाते हैं उन दोनों ही खातों को गलत तरीके से लेखा किया गया है, तो वो हो गई हमारी द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। अब एक चीज़ और समझने लायक है, जो एक पक्षीय हमारी अशुद्धियाँ होती हैं क्योंकि इनका जो खाता रहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही खाता प्रभावित होता है, तो उस एक खाते को जो गलती है एक खाते की उसको दूर करने के लिए मेनली हम लोग जब इसका रेक्टिफिकेशन यानी कि इसका सुधार करते हैं तो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, एक पक्षीय अशुद्धियों को सुधार करते हैं। और जैसे कि इसमें एक और चीज़ ध्यान देनी हो गया, अगर जो अशुद्धि तलपट बनाने के बाद हमें पता चली है, ठीक है, जैसे कि हम आपको पहले समझा चुके हैं, जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस का जब दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं मैच करता है और हमने उस ट्रायल बैलेंस में लेखा करने में कोई भी गलती नहीं की हुई है, तो उस कंडीशन में हम लोग तुरंत के टाइम में ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो अगर तलपट बना लिए हम लोग और उसके बाद हमें कुछ अशुद्धियाँ प्राप्त होती हैं कि हाँ यहाँ पे हमारी गलती है, तो उनका सुधार हम एक जर्नल एंट्री बनाकर करते हैं और उसमें हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। उस जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर हमें तलपट बनाने के पहले किसी अशुद्धि का पता चला है, जैसे हमारा तलपट तैयार नहीं हुआ है और हमें पता चला है कि हाँ कोई अशुद्धि है, तो उसे हम एक स्टेटमेंट लिख करके उस गलती का सुधार करते हैं, अगर वो एक पक्षीय है तो। अब दूसरी जो द्विपक्षीय अशुद्धि है इसमें सिंपल सा है कि इसका जो सुधार होता है वो एक सही जर्नल एंट्री को करने के बाद होता है, यानी कि जो गलत जर्नल एंट्री है उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, उसको सही करने के लिए एक दूसरी जर्नल एंट्री करते हैं और उसी से क्या होता है, उस गलती का सुधार होता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि अगर एक पक्षीय अशुद्धि है तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कि तलपट के बनाने से पहले अगर हमें अशुद्धि पता चले, बनाने से पूर्व यानी कि तलपट बनाने के पहले अगर अशुद्धि हमें पता चली है तो उसका जो सुधार होगा, ठीक है, उसका जो सुधार होगा वो होगा एक स्टेटमेंट लिख करके, ठीक है, एक लाइन कुछ लिख करके उसका सुधार होगा। और अगर वही अशुद्धि हमें तलपट बनाने के बाद पता चली है, ठीक है, तलपट बनाने के बाद, तो इसका जो सुधार होगा वो सस्पेंस अकाउंट के ज़रिए सस्पेंस अकाउंट की मदद से हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसके आधार पे इस एक पक्षीय अशुद्धि का सुधार होगा। तो इसमें आपको ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि वो तलपट बनाने से पहले की अशुद्धि है या तलपट बनाने के बाद की। और जो द्विपक्षीय अशुद्धि है इसका तो सिंपल सा मतलब है कि एक हम लोग क्या करते हैं, एक सही उचित जो है जर्नल एंट्री पास करते हैं और उसी से हमारा क्या होता है, एरर का रेक्टिफिकेशन हो जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो कि आपको आगे अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी, वो हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में अच्छे से रखते हैं तो आपको आगे जो है न्यूमेरिकल इसका लगाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत आएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगी कि कौन सी त्रुटि का सुधार हम किस तरीके से करें। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार में आपको समझ में आए आप उतनी बार देख करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर के आएंगे
हो सकता है 2 से 3 वीडियो हम आपको न्यूमेरिकल के लिए दें, जिसमें हम अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल को लेकर के आएंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।